In the chapter of biotechnology and its applications, in the second lecture today, we are going to start our discussion about biotechnological applications in medicine. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेडिसिन के अंदर जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे तो हमें तीन चीज़ों के बारे में बात करनी है। पहली चीज़ क्या कि ह्यूमन इंसुलिन जो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया है उसके बारे में। दूसरा हम लोग करेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में बात। और तीसरी चीज़ आएगी हमारी ADA यानी एडेनिन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी के बारे में। ये जीन थेरेपी की तरफ जाएगा केस। इन तीन केस स्टडी को हमने पढ़ना है। अब NCERT हमसे क्या कह रही है कि आप ये जानते हो कि जो रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के प्रोसेस हैं उसने एक इमेंस इम्पैक्ट छोड़ा है हेल्थ केयर के एरिया के अंदर। क्या किस वजह से? एनेबल करके दो चीज़ों को, पहला मास प्रोडक्शन ऑफ थेराप्यूटिक ड्रग्स की वजह से और दूसरा मोर इफ़ेक्टिव थेराप्यूटिक्स ड्रग्स की वजह से। यानी दो कारण ऐसे हैं हमारे कि इनकी जो हमारे थेराप्यूटिक ड्रग्स हैं इनकी मास प्रोडक्शन हो जाना यानी इनकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर जाना और दूसरा इनकी इफ़ेक्टिवनेस इंक्रीज़ कर जाना। इन दो चीज़ों ने हमारा ये जो हेल्थ केयर का एरिया है इसके ऊपर इमेंस इम्पैक्ट छोड़ा है। और इसके अंदर सबसे बड़ा रोल किसका रहा? हमारे रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस का। अब बात आती है क्या कि अगर हम लोग आगे इसके अंदर बात कहते हैं, अगर NCERT क्या कह रही है आगे, फर्दर द रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज। इसके अंदर एक फ़ायदेमंद बात और भी है कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स मिलते हैं हमको उनकी वजह से कोई भी अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स हमारी बॉडी के अंदर इंड्यूस नहीं होता। जबकि हम नॉन ह्यूमन सोर्सेज से ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हमें देखने को मिलते हैं। ये बहुत कॉमन रहते हैं किन केसेस में? नॉन ह्यूमन सोर्सेज के अंदर से। जब ये सेम प्रोडक्ट्स हम लोग नॉन ह्यूमन सोर्सेज से लेंगे तो हमें इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज देखने को मिलेंगे। मैं आपको इसका इंसुलिन का केस लेकर के बताऊं कि आप एक चीज़ ये सोचो कि अगर हम लोग रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स के तरफ से ही इंसुलिन को जनरेट कर रहे हैं तो क्या वो अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करेगा? नहीं करेगा। यानी अगर हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इंसुलिन बना ले रहे हैं, ह्यूमन इंसुलिन, तो वो कोई अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करेगा। लेकिन नॉन ह्यूमन सोर्सेज को जैसे कैटल्स और पिग को अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंसुलिन को लेने के लिए तो वो हमारा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज शो करेगा ना। बॉडी हमारी उसको फॉरेन मटेरियल की तरह ट्रीट करेगी और उसके अगेंस्ट जो है काम करेगी, यानी इम्यूनिटी अगेंस्ट उसके देखने को मिलेगी हम लोग को। यही चीज़ NCERT ने हमें यहाँ कही। फिर एक डाटा आता है, इस डाटा को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एट प्रेजेंट अबाउट 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स जो हैं वो अप्रूव कर दिए गए हैं ह्यूमन यूज़ के लिए। इंसानों के इस्तेमाल के लिए 30 रिकॉम्बिनेंट थेराप्यूटिक्स जो हैं हमारे वो अप्रूव हो गए हैं वर्ल्ड वाइड। और इंडिया के अंदर 12, इन 30 में से 12 को प्रेजेंटली मार्केटेड भी किया जा रहा है, यानी मार्केट में बेचा भी जा रहा है इन 30 में से 12 को इंडिया के अंदर। और ये जो 30 हैं ये वर्ल्ड वाइड हैं। फिर हमारा केस आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत क्लासिकल केस, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन हमने बनाया। अब इसके अंदर सबसे बड़ी शाबाशी हम लोग देंगे किस कंपनी को? एली लिली कंपनी को। एली लिली कंपनी ने 1983 के अंदर, सोचो इतना पहले, एक अमेरिकन कंपनी थी, इसने क्या किया है, हमारा ह्यूमन इंसुलिन बना लिया। ह्यूमन इंसुलिन भी कैसा बनाया? मैच्योर फॉर्म का बनाया। यही चीज़ NCERT इसको डील करेगी पूरे को। बहरहाल हम सबसे पहले इसके इंसुलिन के स्ट्रक्चर को समझते हैं। इंसुलिन क्योंकि एक पेप्टाइड हार्मोन है यानी प्रोटीनेशियस उसका नेचर है तो ये प्रो इंसुलिन की तरह एक्ट करता है। अब ये जो प्रो इंसुलिन है इसके अंदर 3 हमें पेप्टाइड चेन्स देखने को मिलती हैं। ये ब्लू वाली चेन का नाम है चेन A। फिर ये बीच में आपको देखने को मिल रही है चेन C है और ये ग्रीन वाली है हमारी चेन B। अब ये सेकेंड डायग्राम के अंदर आप देखो तो ये हमारी A पेप्टाइड और B पेप्टाइड, इन दोनों के बीच में हमारे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। और जो A पेप्टाइड है इसके अंदर इंटरनली
इंट्रा वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग जब इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया हमारा इंटर पेप्टाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड, और ये इंट्रा पेप्टाइड हुआ। तो पेप्टाइड जो चेन है हमारी ए पेप्टाइड, इसके अंदर अपने आप में है, और ए और बी के बीच में तो होते ही हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। फिर क्या होता है कि प्रो इंसुलिन के केस में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ए चेन, उसके बाद आई हमारी सी चेन, और उससे जुड़ी हुई है बी चेन। यानी प्रो इंसुलिन के अंदर सी चेन नाम की चीज़ प्रेजेंट होती है। और मैच्योर इंसुलिन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ए और बी आपस में जुड़ी हुई हैं किसके थ्रू, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू। और इसके अंदर से हमें सी पेप्टाइड को फ्री कर दिया, तब जाके हमारा ये मैच्योर इंसुलिन बना। अब एली लिली के लिए दिक्कत की बात क्या थी कि भाई हमें पता है कि ये जो प्रो इंसुलिन बन रहा है इसको मैच्योर फॉर्म में लाने के लिए सी पेप्टाइड को हटाना पड़ेगा। तो एली लिली ने क्या अचीव किया, एली लिली की शाबाशी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसने मैच्योर फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस करके दिखाया। एली लिली ने क्या किया था उसको समझते हैं। एली लिली ने क्या किया, 2 डीएनए के सीक्वेंसेस बनाए। इसने प्रिपेयर करे 2 डीएनए के सीक्वेंसेस जो कि कॉरस्पॉन्ड करते थे हमारे ए और बी चेन्स को, ह्यूमन इंसुलिन की। और इन दोनों चेन्स को, ए चेन को भी ई कोलाई में डाल दिया और बी चेन को भी दूसरे ई कोलाई में डाल दिया। अब एक ई कोलाई ने हमारे ने ए चेन बनाई और दूसरे ई कोलाई ने बी चेन बनाई। अब ये ए चेन बनी और ये बी चेन बनी, और इन दोनों को बाद में प्रोड्यूस करवा के डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़वा दिया। इस तरीके से क्या किया, चेन्स ए एंड बी वर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली, इनको एक्सट्रैक्ट किया गया सेपरेटली और बाद में कंबाइन कर दिया गया। कैसे, बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। ये किया हमारी अमेरिकन कंपनी एली लिली ने 1983 में। अब इसलिए इसकी शाबाशी दे रहे हैं। एनसीईआरटी हमें क्या बता रही है कि आप एक चीज़ देखो कि मैनेजमेंट जो है हमारी एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ की, ये पॉसिबल होती है अगर हम लोग इंसुलिन ले लें रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे। अब बात आती है, व्हाट वुड अ डायबिटिक पेशेंट डू इफ़ एनफ ह्यूमन इंसुलिन वाज नॉट अवेलेबल। अगर भाई एनफ ह्यूमन इंसुलिन अवेलेबल नहीं है तो डायबिटिक पेशेंट क्या करेगा बेचारा, वो तो हाइपरग्लाइसीमिक हो जाएगा। इफ़ यू डिस्कस दिस, अगर आप इस चीज़ को डिस्कस करो, तुम ये रियलाइज़ करोगे हमें क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा और इंसुलिन इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहाँ से, दूसरे एनिमल्स से। और दूसरे एनिमल्स कौन से, ये एनसीईआरटी हमें यहाँ आकर के बताएगी। स्लॉटर्ड कैटल और पिग्स से। स्लॉटर का मतलब होता है जिनको सैक्रिफाइस कर दिया हो। कैटल और पिग्स के अंदर से हम लोग निकालते थे। इसके भी किस ऑर्गन से, पैनक्रियाज से। आप इसको पढ़ भी चुके हो 11th के लास्ट चैप्टर के अंदर कि पैनक्रियाज ही हमारा इंसुलिन और ग्लूकागॉन सेक्रीट करता है। उसकी ट्रिक थी एजी याद रखना, अल्फ़ा सेल्स जो है ग्लूकागॉन सेक्रीट करते हैं, बीटा सेल्स हमारे इंसुलिन सेक्रीट करते हैं पैनक्रियाज के। अब बात आई क्या कि हमें कहाँ से निकालना पड़ेगा ह्यूमन इंसुलिन। अगर हमें नहीं मिलता ह्यूमन इंसुलिन एनफ नहीं मिलता है हमें, तो कहाँ से लेना पड़ता है, दूसरे एनिमल्स से लेना पड़ता है। और दूसरे एनिमल्स में हम लोग किसको यूज़ करते थे, कैटल और पिग्स के पैनक्रियाज को यूज़ करते थे। बात आई क्या आगे, अगर हम लोग बात करें तो वुड द इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर एनिमल्स बी जस्ट एज अफेक्टिव एज दैट सेक्रेटेड बाय द ह्यूमन बॉडी इटसेल्फ। अब बात आती है कि अगर किसी दूसरे जानवर से ले रहे हो तो क्या वो उतना ही इफ़ेक्टिव होगा जितना ह्यूमन बॉडी खुद अपना बनाया हुआ इस्तेमाल करती है। और दूसरी चीज़ क्या वो एक एलिसिट नहीं करेगा इम्यून रिस्पॉन्स को। अब बात आई क्या कि भाई बिल्कुल इफ़ेक्टिवनेस भी कम होगी, और क्योंकि ये नॉन ह्यूमन सोर्स है तो ये क्या करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स भी एलिसिट करेगा। इस चीज़ का सल्यूशन क्या है, आप इमेजिन कर लो एक बैक्टीरिया अगर ह्यूमन का इंसुलिन बना दे तो क्या ये चीज़ सिंपल हो सकती है, भाई बहुत आसान काम हो जाएगा ये तो। कोई अगर ह्यूमन इंसुलिन बना रहा है, हमारा बैक्टीरिया ह्यूमन का इंसुलिन बना रहा है एक बैक्टीरिया, ये कैसे पॉसिबल है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। हमने क्या किया, बैक्टीरिया के अंदर ह्यूमन इंसुलिन वाला जीन डाल दिया, और अब जो हमारा बैक्टीरिया है वो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू हमारे को हमारा इंसुलिन बना करके दे रहा है। यही चीज़ एली लिली ने करी है। Now imagine if bacteria were available to make human insulin. Suddenly the whole process becomes so simple. आप क्या करो, लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो कर लो एक, और ह्यूमन इंसुलिन जितना मर्जी बनाना है आपको उतना बना लो। अब बात आती है, एक एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछती है, थिंक अबाउट वेदर इंसुलिन कैन बी ओरली एडमिनिस्टर्ड। तो अब भाई मैं आपसे पूछता हूँ कि मैंने अभी आपको एनसीईआरटी के एक बारे में बात बताई कि इंसुलिन मेरा कैसा है। इंसुलिन है पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड का मतलब कैसा है, प्रोटीनेशियस है।
अब अगर मैंने इसको ओरली एडमिनिस्टर किया, अगर मैंने ओरली इसको खा लिया पिल्स की फॉर्म में या वैसे ही सटक लिया इसको, तो मेरे स्टमक के अंदर जाके प्रोटीन की तो डाइजेशन हो जाएगी। तो इंसुलिन ओरली एडमिनिस्टर अगर किया तो क्या कोई फ़ायदा है उसका? ये तो स्टुपिडिटी हो गई। इसीलिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, इसको ओरली नहीं दिया जाता। अब बात आई आगे कि इंसुलिन जो यूज़ किया जाता है डायबिटीज़ के लिए, वो उसको पहले कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते थे? पैनक्रियाज ऑफ द स्लॉटर्ड कैटल और पिग्स में से इसको निकालते थे। इंसुलिन जो है एक एनिमल सोर्स से क्या कॉज करता था? कुछ पेशेंट्स के अंदर डेवलप कर दवा देता था एलर्जी और अदर टाइप ऑफ रिएक्शंस टू दी फॉरेन प्रोटीन। ऑब्वियस सी बात है, इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज तो एलिसिट होंगे ही होंगे। इंसुलिन के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं। क्या पॉलीपेप्टाइड जो इसके अंदर प्रेजेंट है वो बड़ी हैं? तो नहीं, शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड्स हैं। 2 हैं, शॉर्ट है, और पॉलीपेप्टाइड यानी पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर के बनी है। क्या क्या नाम है? चेन ए और चेन बी। इसको लिंक कैसे किया गया है? डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू जोड़ा गया है ए और बी चेन को। अब बात आती है कि मैमल्स के अंदर इंक्लूडिंग द ह्यूमंस, इंसुलिन कैसे होता है? एक प्रो हार्मोन की तरह सिंथेसाइज होता है। और प्रो हार्मोन को आप प्रो एंजाइम की तरह समझ सकते हो कि प्रो एंजाइम को भी जैसे हमें एंजाइम में कन्वर्ट करना पड़ता था, ऐसे ही प्रो हार्मोन को भी हार्मोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। द प्रो हार्मोन ऑल्सो नीड्स टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट बिकम्स अ फुल्ली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। अब ये जो फंक्शनल हार्मोन है, इसको बनाने के लिए हमारा प्रो हार्मोन के अंदर जो एक्स्ट्रा स्ट्रेच है सी पेप्टाइड, इसको निकालना पड़ेगा। यही एनसीईआरटी ने आगे कहा, दिस सी पेप्टाइड इज़ नॉट प्रेजेंट इन दी मैच्योर इंसुलिन। और इसको रिमूव कर दिया जाता है किस टाइम पे? मैच्योरेशन करते हुए, इंसुलिन बनाते हुए, मैच्योरेशन करते हुए हम लोग सी पेप्टाइड को रिमूव कर देते हैं। द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए की टेक्निक क्या थी? वॉज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू मैच्योर फॉर्म। सबसे बड़ा जो चैलेंज था ह्यूमन इंसुलिन बनाने में, वो क्या था? इसको मैच्योर फॉर्म के अंदर लाना। इस मैच्योर फॉर्म के अंदर प्रोड्यूस कर दिया किसने? 1983 के अंदर हमारी एली लिली ने। इसलिए हम लोग इसको शाबाशी दे रहे हैं कि 1983 में एली लिली ने क्या करके दिखाया? 2 डीएनए के सीक्वेंसेस लिए जो कि कॉरेस्पॉन्ड करते थे ए और बी चेन्स को ह्यूमन इंसुलिन की, और इसको ई कोलाई में डाला और इन दोनों को सेपरेटली पैदा करके इन दोनों को डाइसल्फाइड ब्रिजेस से कंबाइन कर दिया और हमारा मैच्योर ह्यूमन इंसुलिन ला करके हमको दे दिया। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस सब टॉपिक ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड ह्यूमन इंसुलिन। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है? जीन थेरेपी की बात कर रहे हैं हम लोग। जीन थेरेपी का केस हमें देखने को मिल रहा है। जीन थेरेपी के केस में क्या है? 4 साल की एक लड़की है और साल है हमारा 1990। इसके अंदर क्या हो रहा है? इस लड़की को एडिनोसिन डीअमाइनेज जो एंजाइम है, इसकी डेफिशिएंसी देखने को हमें मिल रही है। अब ये जो एंजाइम होता है, ये क्रूशियल होता है इम्यून सिस्टम के काम करने में। अब अगर मान लो ये इम्यून सिस्टम के काम करने वाला एंजाइम ही क्रूशियल जो है वो एब्सेंट है, तो क्या होगा? तो भाई इसको बहुत सारी इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगी। द डिसऑर्डर किस वजह से हुआ है? द डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डीअमाइनेज। किस वजह से हुआ है? डिलीशन की वजह से हुआ है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, आपसे पूछ सकता है डिलीशन है, म्यूटेशन है ना, डुप्लीकेशन है, किस वजह से हुआ है? तो डिलीशन हो गया है, डिलीट हो गया है किसका जीन? एडिनोसिन डीअमाइनेज का जीन। अब बात आती है क्या कि कुछ चिल्ड्रंस के अंदर एडीए डेफिशिएंसी को आप कैसे ठीक कर सकते हो? 2 तरीके से ठीक कर सकते हो। या तो उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर दो, और दूसरी बात भाई एंजाइम कम है ना, तो एंजाइम ही दे दो भाई, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो 2 पॉसिबल सोल्यूशंस हमें क्या देखने को मिले भाई? आप या तो क्या कर दो, बोन मैरो की ट्रांसप्लांटेशन कर दो, या दूसरी चीज़ एंजाइम कमी है तो एंजाइम डाल दो वापस उसके अंदर। लेकिन इन दोनों के अंदर दिक्कत क्या है कि ये दोनों जो है ना कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं है। द प्रॉब्लम विद बोथ दीज अप्रोचेज आर दैट दे आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव। और ये क्यूरेटिव जो है कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं है और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं है। तो बात आती है कम्प्लीटली क्यूरेटिव क्या है कि भाई हम लोग इसके अंदर हमारा जीन थेरेपी दे दें।
अब ये जीन थेरेपी कम्प्लीटली क्यूरेटिव कब हो सकती है, जब हम लोग इसको एट अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज को दे पाएँ, तो ये परमानेंट क्योर बन सकता है हमारा जीन थेरेपी। अब इसको रीड करते हैं, एनसीईआरटी हमें एक कहानी समझा रही है ताकि वो जीन थेरेपी समझा सके। अगर एक पर्सन पैदा हुआ है किसके साथ, एक हेरिडिटरी डिजीज़ के साथ, क्या हम लोग एक ऐसी थेरेपी बना सकते हैं जो इसको ठीक कर दे? जीन थेरेपी एक अटेम्प्ट है जो हम लोग इसके अंदर कोशिश करते हैं कि भाई जो इंसान पैदा हुआ है उसके अंदर जो पैदाइशी डिजीज़ेज़ हैं, हेरिडिटरी डिजीज़ेज़ हैं, उसको ठीक कर पाएँ। जीन थेरेपी क्या है, एक कलेक्शन ऑफ मेथड्स है जो अलाउ करता है करेक्शन, ठीक करना ऑफ अ जीन डिफेक्ट। जीन के डिफेक्ट को ठीक करने वाले मेथड्स के कलेक्शन को हम लोगों ने जीन थेरेपी कहा, जो कि डायग्नोस हुआ हो एक चाइल्ड में या एम्ब्रियो में। अब बात आती है क्या, हेयर जीन्स आर इंसर्टेड इनटू पर्सन के सेल और उसके टिश्यूज़ टू ट्रीट अ डिजीज़। हम लोग जीन को इंसर्ट कर देते हैं उसके सेल्स में या उसके टिश्यूज़ में और डिजीज़ हमारी ठीक हो जाती है। The correction of a genetic defect involves delivery of a normal gene into the individual or embryo to take over the function of and compensate for the non-functional gene। ये लाइन समझनी इम्पॉर्टेंट है क्या, कि हम लोग इसके अंदर कर क्या रहे हैं, जेनेटिक डिफेक्ट ठीक हो पाए इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल जीन को डिलीवर करना पड़ेगा। और ये जो नॉर्मल जीन गया है ये टेक ओवर कर ले किसके फंक्शन को, हमारे नॉन फंक्शनल जीन के फंक्शन। उसको नॉन फंक्शनल जीन फंक्शन नहीं कर पा रहा तो हमारा नॉर्मल जीन जो हमने भेजा है वो उसके ऊपर टेक ओवर कर ले, यानी कंपनसेट कर जाए उसको, तो हमारी ये थेरेपी सक्सेसफुल हो जाएगी। अब पहली जो क्लिनिकल जीन थेरेपी जो है 1990 में 4 साल की लड़की को दी गई थी जिसके पास एडिनोसिन डिमाइनेज की डेफिशिएंसी देखने को मिली थी और ये एंजाइम क्रूशियल होता है इम्यून सिस्टम के काम करने में। अब ये डिसऑर्डर हुआ किस वजह से, क्योंकि डिलीट हो गया था वो जीन जो एडिनोसिन डिमाइनेज को बनाता है। कुछ चिल्ड्रंस के अंदर जो एडीए डेफिशिएंसी है उसको हम लोग ठीक कर लेते हैं बोन मैरो के ट्रांसप्लांटेशन से, और बाकियों के अंदर हम लोग इसको एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से ठीक कर सकते हैं, जिसके अंदर फंक्शनल एडीए यानी हम लोग क्या दे देंगे, इंजेक्शन के थ्रू फंक्शनल एडिनोसिन डियामाइनेज इसको इंजेक्ट कर देंगे। लेकिन इन दोनों के पास क्या दिक्कत है, बट द प्रॉब्लम विद बोथ ऑफ दीज अप्रोचेज आर दैट दे आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव। एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरेपी, अब जीन थेरेपी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरेपी कौन से सेल्स ले रहे हैं, लिम्फोसाइट्स ले रहे हैं, ये ध्यान रखना। लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन अ कल्चर। लिम्फोसाइट्स लिया, उसको ग्रो किया कल्चर में आउटसाइड द बॉडी, और फिर हमने क्या किया, एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फंक्शनल जो है, फंक्शनल एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कौन से वेक्टर को यूज़ करके, यूजिंग अ रेट्रोवायरल वेक्टर इज देन इंसर्टेड या इंट्रोड्यूस्ड इनटू दीज लिम्फोसाइट्स विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न्ड टू द पेशेंट। लेकिन क्योंकि ये सेल्स आर नॉट इम्मॉर्टल, यानी लिम्फोसाइट्स हमारे इम्मॉर्टल नहीं होते, द पेशेंट रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स। हाउएवर अगर हम लोग ऐसा कर लें कि जीन आइसोलेट कर लें मैरो सेल्स से जो प्रोड्यूस करता हो एडीए, और उसको इंट्रोड्यूस कर दें सेल्स के अंदर, कहाँ पे, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर, तो हमारा परमानेंट क्योर बन सकता है। ये चीज़ें हमारी जीन थेरेपी जीन थेरेपी के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, लिम्फोसाइट को ब्लड से बाहर उगा रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं कल्चर में आउटसाइड द बॉडी। फिर उसके अंदर फंक्शनल एडीए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए डाल रहे हैं, एडीए का कॉम्प्लीमेंट डीएनए, एडीए को बनाने वाला डीएनए डाल रहे हैं, किस वेक्टर को यूज़ करके, रेट्रोवायरल वेक्टर को यूज़ करके। फिर उसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया लिम्फोसाइट के अंदर, लिम्फोसाइट को हमने वापस ब्लड में डाल दिया, और क्योंकि ये सेल्स इमॉर्टल नहीं होते यानी मर जाएंगे कुछ दिन के बाद, तो पेशेंट जो है वापस से पीरियोडिक इन्फ्यूजन चाहिए उसको, ऐसे ही और लिम्फोसाइट्स का। लेकिन अगर हम लोग सेम काम जो है कब कर दें, हमारे मैरो सेल्स के अंदर से आइसोलेट करके इंट्रोड्यूस कर दें हमारे किन सेल्स के अंदर, एम्ब्रियो सेल्स के अंदर, एम्ब्रियो स्टेजेस पे हम लोग इस जीन को इंसर्ट कर दें, तो ये परमानेंट क्योर हमारा बन सकता है। ये था हमारा सेकंड केस स्टडी जीन थेरेपी वाला। तीसरा टॉपिक जो हमें बात करनी है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की बात करनी है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, कि मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं डिजीज़ का। एनसीईआरटी क्या कह रही है, यू नो दैट फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज़ या कोई बीमारी के अच्छे ट्रीटमेंट के लिए, इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए
अर्ली डायग्नोसिस और अंडरस्टैंडिंग दी पैथोफिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पैथो का मतलब किसी भी चीज़ के अंदर गड़बड़ी हो जाना, फिजियोलॉजी मतलब किस तरीके से कोई चीज़ काम करती है। तो पैथोफिजियोलॉजी है कि किस बीमारी के अंदर किस किस तरीके से कोई चीज़ मैनिफेस्ट हो करके कोई दिक्कत आ रही है। अब आती है क्या बात कि यूजिंग कन्वेंशनल मेथड्स ऑफ डायग्नोसिस, जो पुराने हमारे कन्वेंशनल मेथड हैं डायग्नोस करने के, यानी सीरम एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस, इसकी वजह से अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं होता। हम लोग जो कन्वेंशनल मेथड्स के अंदर रुक के देखते हैं कि भाई यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस, जो सीरम एनालिसिस है, यूरिन एनालिसिस है, क्योंकि इसके अंदर अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं होता, तो हमें प्रेजेंस ऑफ पैथोजन का कब पता चलता है? प्रेजेंस ऑफ अ पैथोजन, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो वायरस, नॉर्मली कब सस्पेक्ट होता है? जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि उसने एक डिजीज़ सिम्टम पैदा कर दिया। बाई दिस टाइम द कंसनट्रेशन ऑफ द पैथोजन इज़ वेरी हाई इन द इज़ ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी। लेकिन अगर हमें अर्ली डिटेक्शन करना है तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की टेक्नोलॉजी हो गई, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी पीसीआर हो गया, और एलिसा की फुल फॉर्म पूछी जाती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये क्या करते हैं? सम ऑफ द टेक्निक्स हैं जो कि पर्पस सॉल्व कर रहे हैं हमारे अर्ली डायग्नोसिस का। हाउ एवर वेरी लो कंसनट्रेशन ऑफ द बैक्टीरिया और वायरस एट अ टाइम जब सिम्टम्स जो हैं डिजीज़ के वो विजिबल नहीं हुए, ये कब डिटेक्ट कर सकते हैं हम? कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? अगर हम लोग उसके डीएनए की, यानी उसके न्यूक्लिक एसिड की, आरएनए हो या डीएनए, उसकी एम्प्लीफिकेशन कर लें। किसके थ्रू? पीसीआर के थ्रू। ये पीसीआर की मदद हो गई। अब पीसीआर की एप्लीकेशन क्या है कि पहली चीज़ तो ये देख लिया हमने कि पीसीआर की मदद से क्या कर सकते हैं हम लोग? एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं न्यूक्लिक एसिड की। किसके न्यूक्लिक एसिड की? बैक्टीरिया के या वायरस के। और इससे हम लोग एम्प्लीफिकेशन करके उसकी वेरी लो कंसंट्रेशन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, और ये इस टाइम पे अभी हमारे डिजीज़ के सिम्टम्स भी विजिबल नहीं हुए हैं। दूसरी चीज़ क्या कि पीसीआर जो है हमारा, इसको रूटीनली यूज़ किया जाता है एचआईवी को डिटेक्ट करने के लिए सस्पेक्टेड एड पेशेंट्स के अंदर। सस्पेक्टेड जिसके अंदर भाई प्रोबेबिलिटी पता दिख रही है हमें कि इसके अंदर एड्स हो सकता है। फिर बात आती है क्या? इट इज़ बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट म्यूटेशंस इन जीन्स। हम लोग म्यूटेशंस को भी डिटेक्ट करने के लिए हमारे पीसीआर को यूज़ करते हैं, जो कि सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स के अंदर देखने को मिल रहा है। ये एक पावरफुल टेक्निक है जिससे हम लोग बाकी भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है अगली कि एक प्रोब क्या होता है, ये समझना। प्रोब क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जिसके ऊपर एक रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल लगा हुआ हो या टैग्ड हो, उसको हम लोग प्रोब कहेंगे। अब इस चीज़ को समझो कि हम इस प्रोब को अलाउ करेंगे कि भाई तू जाके हाइब्रिडाइज कर अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ। हमने बहुत सारे प्रोब अपनी ना पहले से बना रखे हैं तजर्बे से। इस चीज़ को समझो, ये बहुत अच्छी चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की कि हमने बहुत सारे प्रोब बना रखे हैं जो कि हमारे अपने डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अब क्या है कि भाई हम लोग अपने डीएनए के पास कोई अगर प्रोब छोड़ रहे हैं तो नॉर्मल केसेस में प्रोब जो है सबके पास जाके चिपक जाएगा, लेकिन अगर प्रोब किसी के पास जाके जुड़ नहीं पा रहा है, इसका क्या मतलब है? वहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ पे, यानी उसके अंदर कोई म्यूटेशन हुई है। यही सारी कहानी है कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए जिसके ऊपर हमने रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल लगा दिया, उसको हमने बोला प्रोब है। अब इस प्रोब को हमने क्या किया? हाइब्रिडाइज किया इसके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ, और इसकी फिर डिटेक्शन करी हमने रेडियोग्राफी से, फॉलोड बाय डिटेक्शन ऑफ डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। अब क्या होगा कि जो क्लोन है जिसके अंदर कोई म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट है, तो वो अपीयर नहीं होगा फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई प्रोब जो है उसके साथ जाके अटैच ही नहीं हो पाएगा। नॉर्मल केसेस में अटैच हो जाता, लेकिन क्या क्योंकि यहाँ पे म्यूटेशन हो गई है तो फोटोग्राफिक फिल्म के अंदर वो म्यूटेटेड जीन अपीयर नहीं होगा, बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटैरिटी विद द म्यूटेटेड जीन। तो इस तरीके से हम ये पता लगा सकते हैं कि म्यूटेशन कहाँ पे हुई है, किसकी मदद से? प्रोब की मदद से। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है हमारी एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये। अब इन्फेक्शन जो है पैथोजन का, ये डिटेक्ट किया जा सकता है एंटीजन की मदद से या एंटीबॉडी की मदद से। एंटीजन
प्रोटीन हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन वगैरह वगैरह कुछ हो सकता है। ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? हमारे पैथोजन के ही अंदर प्रेजेंट होता है। और एंटीबॉडी कहाँ से बनती है? हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी में से बनती है अगेंस्ट दी पैथोजन। तो हम लोग अगर एंटीबॉडी को ट्रेस कर लें या एंटीजन को ट्रेस कर लें एलिसा के अंदर, तो हम लोगों को अर्ली डिटेक्शन प्रेजेंट हो जाएगी किसी बीमारी की जिसको हम लोग देखना चाह रहे हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस ऑफ मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। हमने तीनों केसेस हमने पढ़ लिए इसके अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में।